के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे कि मणिशंकर का पाकिस्तान प्रेम फिर से निकला। आखिर क्यों ऐसा हुआ? मणिशंकर अय्यर को बार बार पाकिस्तान से प्रेम हो जाता है और उनका पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से झलका है। मणिशंकर के अय्यर के बयान से मुश्किल में आई है कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव में दोनों की बात कही जाए, अगर हम ये देखें कि जिस तरह से सैम प्रतोदा ने मुश्किल में डाला था, उसी तरह से एक बार फिर से मुश्किल में डाला है मणिशंकर अय्यर ने। चुनाव के मौसम में सैम प्रतोदा और मणिशंकर अय्यर कोई ना कोई बयान देकर पार्टी की नीति का खुलासा कर देते हैं। इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। भारत सरकार की विदेश सेवा के बाद राजनीति में उतरे हैं मणिशंकर अय्यर, और अय्यर का मानना है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। कोई सिरफिरा सत्ता में आ गया तो एटम बम फोड़ देगा। कोई सिरफिरा अगर सत्ता में आ गया पाकिस्तान में तो ये एटम बम फोड़ देगा, इसलिए भारत को डरना चाहिए। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते हैं। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर कहते हैं कि ये कांग्रेस का विचार हो सकता है, लेकिन ये बदला हुआ भारत है, किसी को डर से सम्मान नहीं देता है। यह बदला हुआ भारत है, किसी को डर से सम्मान नहीं देता है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया था कि बंदूक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। समझने की बात यह है कि ये वही पाकिस्तान है जहां महंगाई दर 24% से ऊपर है। पाकिस्तान में आज लोग आटे, चावल और दैनिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यह वही भारत है जिसमें पाकिस्तान की टेरर फंडिंग को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया है। यह भी जानने समझने की जरूरत है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को आज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी लोन देने से मना करता है, उससे बचता है। लेकिन मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को इज्जत दिलाने के लिए डर दिखाते हैं। पीएम मोदी ने एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में साफ कहा कि हमें पाकिस्तान के अप्रोच पर दिमाग नहीं खपाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पाकिस्तान ने 1947 में हमसे अलग देश ले लिया। अब वो जो करे अच्छा करे, वो अपने 2 टाइम की रोटी खाए। मुझे इसमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत बहुत आगे निकल चुका है। हमें अपना विकास पाकिस्तान के आधार पर नहीं करना है। हम अपना टाइम नहीं खराब करेंगे। तो सवाल यह है कि जिस भारत ने पाकिस्तान में 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया, उसे मणिशंकर अय्यर पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो की बात कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे से डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से देश को डराने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान से। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का सोशल मीडिया पर वायरल वो विवादित बयान दरअसल है क्या, जिसमें उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के प्रति प्रेम को झलकाया है, बल्कि भारत को धमकाया भी है कहीं ना कहीं। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो,
और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, उनके एटम बॉम्ब है। हाँ ये भी है। हाँ हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। कहना क्या चाहते हैं कि 8 सेकंड के अंदर रेडियो एक्टिविटी अमृतसर पहुंचेगी? भारत को डरना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का हमसे कोई मुकाबला नहीं है। वो 2 वक्त की रोटी पाने के लिए उसके वो ये पा जाए उसके लिए लाले पड़े हुए हैं। तो हम उनका और हमारा अप्रोच जो है विकास का वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसको दिमाग में लेकर हम अपना काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी 2014 में मुझे चिंता हो गई थी कि इस बार मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। तो मैं एक व्यक्तिगत बात आपको करना चाहता हूँ। मैंने फ़ोन किया था दिल्ली के उस समय के आउटलुक के एडिटर थे विनोद मेहता। मैंने बोला उनको कि इस बार मुझे लगता है कि आई विल बी लेफ्ट आउट। उन्होंने कहा डोंट वरी यू विल गेट द लास्ट इंटरव्यू। और ये कोइंसिडेंस है कि आज ठीक 10 साल हुए, 9 मई 2014 में आपने इंटरव्यू दी थी, गांधीनगर में मैं आया था और उस इंटरव्यू की एक हेडलाइन टॉकिंग पॉइंट बनी थी। आपने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था कि अर्नब बम बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या? तो मेरा सवाल आपसे है 10 साल हो गए, आपने कोई चेंज देखा है पाकिस्तान के अप्रोच में? हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया है। मैं वो करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे। अब वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले बस। मुझे कोई उसमें समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं और हमने अपना विकास उनके रेफरेंस पर करना ही नहीं चाहिए। हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हमें तो मुझे तो मेरे देश की नई पीढ़ी का भविष्य देखना है। हमें उन्हीं को लेकर के चलना चाहिए। तो आपने देखा कि आखिर क्या कुछ कहा मणिशंकर अय्यर ने, किस तरह से पाकिस्तान का नाम लेकर न सिर्फ भारत को धमकाया बल्कि पाकिस्तान के तारीफ में जो कसीदे उन्होंने पढ़े वो आपने सुना। क्या कुछ हो जाता है। जयराम विप्लव इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ ईशाद त्यागी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक का वो भी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, सबसे पहले अगर हम आपके साथ शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि आखिर ये क्या सेल्फ गोल करने के लिए एक के बाद एक लोग कांग्रेस ने खुद डिप्यूट कर लिया है, ऐसा लगता है। पहले सैम पित्रोदा, अब उसके बाद आपने सुना मणिशंकर अय्यर। पाकिस्तान का के प्रति प्रेम जो है वो एकदम छलका आ रहा है उनका। निखिल, हमें प्रधानमंत्री का अभी हमने सुना, जो अभी एक निजी चैनल के इंटरव्यू में वो बता रहे थे, ये भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के संदर्भ में क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका देश के सामने में खुलासा किया है। आज देश पाकिस्तान के रेफरेंस में भारत कुछ नहीं सोच रहा है। पाकिस्तान के बारे में सोचना भारत ने छोड़ दिया है, यहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये देश कितनी दूर आगे निकल गया है। ये दूर आगे निकलने की बात शायद मणिशंकर अय्यर की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो जिस टेन्योर में, चाहे वो विदेश सेवा में थे और जिस टेन्योर में वो कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता से लेके और मंत्री तक भी रहे थे और काफी प्रभावशाली मंत्री रहे थे, गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं मणिशंकर अय्यर। वो जो विदेश नीति उन्होंने देखा होगा पाकिस्तान के अप्रोच में, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ किया है कि भारत उससे बहुत अलग आगे निकल गया है। वो अब इसकी चिंता ही नहीं करता कि पाकिस्तान क्या सोचता है, क्या करता है। वो अपने 2 रोटी बढ़िया से अपने लोगों को खिलाए पिलाए मगन रहे। 1947 में जब से भारत से वो आज़ाद हुआ, भारत से एक नया देश लेके गया, उसके बाद भारत को उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब अगर इस रूप में देखिए कि बढ़ते हुए इंडिया के प्रभाव को, भारत की शक्ति को शायद कांग्रेस पार्टी अभी भी समझने में भूल कर रही है।
ये वही भारत है जिसकी बात जो मणिशंकर अय्यर कर रहे थे, ये बात कश्मीर के सेपरेटिस्ट पिछले 40 साल से करते रहे। यही बात वो बार बार करते रहे हैं कि दोनों ममालिक एटॉमिक पावर का है। यही बात फारूक अब्दुल्ला और बाकी महबूबा मुफ्ती भी करती रही कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। वो आपके यहाँ पे पार्लियामेंट अटैक करता है, वो यहाँ पे उड़ी में अटैक करता है, वहां पाकिस्तान के मिलिटेंट, और अगले दिन से बयान शुरू हो जाता है कि बातचीत के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आज पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई 2 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि पाकिस्तान से बात करने के लिए भारत की कोई मजबूरी नहीं है। एक बार अगर पीएम ने कहा कि बंदूक और गोली के बीच में बातचीत नहीं होगी तो उसके बाद नहीं हुई। तो यह समझने की बात है कि कश्मीर कितना बदल गया है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहां अब पाकिस्तान का कोई स्टेक है ही नहीं कहीं पे। कोई सेपरेटिस्ट जाने के बाद वहां कोई स्टेक है ही नहीं। अभी जो आप मिलिटेंट देखते हैं कश्मीर में, जो गाहे बगाहे टारगेट किलिंग में है, वो सब हाइब्रिड मिलिटेंट्स है। वहां एक भी टॉप कमांडर कोई भी, चाहे वो लश्कर का हो, जैश का हो, एचएम का हो, कोई आप देख लीजिए कि आज की तारीख में वो वहां एग्जिस्ट कर रहा है। हाइब्रिड मिलिटेंट से पाकिस्तान सिर्फ हेडलाइन लेने की कोशिश करता है, जैसे चुनाव के समय में या किसी और समय में वो टारगेट करता है और वो एक हेडलाइन लेता है। लेकिन इतना बात मणिशंकर अय्यर को समझना चाहिए कि ये बदला हुआ भारत है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कई सभाओं में कह चुके हैं कि दुश्मन को घर में घुस कर मार। ठीक है, तो इसका समझने की कोशिश करते हैं ईशान त्यागी कि आखिर मणिशंकर अय्यर इस तरह का बयान क्यों देते हैं। कांग्रेस के लोग भी कई बार, जैसे अभी आपने देखा, हफ्ते भर भी शायद नहीं हुए होंगे, चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि भाई जो वहां पर पुंछ में अटैक हुआ है ये भाजपा ने प्रायोजित कराया है। इस तरह का बयान, फिर कहना कि पाकिस्तान भी एटमी पावर है, उससे डरना चाहिए, ये क्या दर्शाता है? क्यों कांग्रेस के लोग इस तरह का बयान देते हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? निखिल जी, देखिए, पहली बात तो ये है, मणिशंकर अय्यर जी की जो भी राय है वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की उसकी कोई राय नहीं है। आप उसमें जाके हमारा ट्विटर हैंडल भी देख लीजिए, हमने साफ उनको ये अपने आप को इस राय से उनकी डिस्टेंस किया है। और पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे देखिए ये है कि 3 चरण का मतदान हो चुका है अभी तक देश में, और देश में जो जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की चाइनीज गारंटी को नकारने का काम किया है, उसके बाद इनको पाकिस्तान भी याद आ रहा है, इनको मुसलमान भी याद आ रहा है, इनको मंगल सूत्र भी याद आ रहा है, इनको गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब याद आ रहा है। मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा ईशान जी, लेकिन दो बातें मैं आपको बिल्कुल टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन आपने कहा कि 3 चरणों के बाद जिस तरह नकार दिया, फैसले आएंगे तब देखिएगा किसने किसको नकारा है। एक बात, नकारा होगा या नहीं नकारा मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन वो 4 जून को पता चलेगा कि नकारा या नकारा। दूसरी बात पाकिस्तान की बात जो है वो मणिशंकर अय्यर ने कही है, तो आप बीजेपी पर क्यों उसको डाल रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी, निखिल जी, वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान को बार बार पराजित करने का काम किया। 1947 में हमने उनको हराया, उसके बाद 1971 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब पाकिस्तान के 2 फाड़ करके हमने पाकिस्तान को अलग किया और बांग्लादेश को अलग बनाने का काम किया। ठीक है। और हम उससे पहले भी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे हम पाकिस्तान को पराजित करने का काम कर चुके हैं, हमारी पार्टी पे काम कर चुकी है। ठीक। अब प्रेम मैं बता देता हूँ किसका छलक छलक के बाहर आ रहा है पाकिस्तान के प्रति। आप देखिए, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी नए प्रधानमंत्री बने थे, वो बड़ा विश्व गुरु बनना चाहते थे, खुद विश्व गुरु बनना चाहते थे, भारत को नहीं बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम से, कोई प्लान नहीं था उनका, एकदम से वो अफगानिस्तान से आते हुए उन्होंने डिक्लेयर किया मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, वहां जाके बिरयानी खाऊंगा, क्या बोलते हैं, बाकी की चीज जो पकवान है वहां पे उनका लुत्फ उठाऊंगा। पता नहीं क्या बात करने गए थे नवाज शरीफ जी से, मुझे कोई आइडिया नहीं है उस बात का। दूसरी बात, आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं, मैं इस पे जवाब लेना चाहूंगा जयराम भाई का। ये देखिए, एक ये प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, की लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए, ये भी उनका एक बयान था। आप ये एक पत्र है प्रधानमंत्री जी ने लिखा है, मेरे फोन में शायद स्क्रीन में सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जयराम जी को शायद ज्ञात होगा। ये पत्र उन्होंने लिखा था 22 मार्च 2021 को, प्रधानमंत्री जो वहां के इमरान खान साहब को लिखा था, उनको एक्सेलेंसी बोला था, और ये बोला था कि आज पाकिस्तान दिवस है और उसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं वहां की जनता को। आपको मालूम है 22 मार्च, आप इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे, 22 मार्च 1940 को क्या हुआ था?
22 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग, सुन लीजिए विनोद जी, सुन लीजिए विनोद जी, आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा चलिए विनोद मिश्रा जी, उनको खत्म कर लेने दीजिए, उनको खत्म कर लेने दीजिए। मैं चाह रहा हूं कि वो खत्म कर लें जल्दी से। 22 मार्च 2021 को जो उन्होंने लव लेटर लिखा था, वो उस याद में लिखा था जो मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, जो टू नेशन थ्योरी थी जिन्ना की, उसको सपोर्ट करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लेटर लिख के किया। तो इस पे जवाब देना चाहिए। उसके बाद आईएसआई को देश में कौन बुलाता है? ये लेटर पता नहीं आपके संज्ञान में कहां से आया। आपके ये लेटर सुनिए, अब तो जवाब ले लें। ईशान त्यागी जी, आपने बात अपनी कह ली, ठीक है ईशान त्यागी जी, अरे ठीक है ईशान त्यागी जी, अरे आपने अपनी बात कह ली, आपका पॉइंट आ गया। जी जयराम विप्लव जी, जयराम विप्लव के पास आऊंगा। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। अरे सुनिए ईशान जी सुन तो लीजिए। बिरयानी खाने, शीरमाल खाने क्यों गए? ठीक है, अरे दोनों क्वेश्चन आपने पूछ लिए, उनको जवाब तो देने दीजिए। जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो क्यों पाकिस्तान? ठीक है, आपने यही सवाल कितनी बार पूछेंगे ईशान जी? $25 मिलियन देने का ईशान जी कितनी बार पूछेंगे? दूसरों का जवाब भी तो देने दीजिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा, जवाब तो सुनिए। हाँ जी, देखिए निखिल जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान से एक बार फिर से उद्घाटित हो गया कि इनकी पाकिस्तान परस्ती गई नहीं है। अब एक बयान नहीं है, सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन इनके हैं महाराष्ट्र। बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में ईशान जी मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था ईशान जी। आपसे केवल एक सवाल मैंने क्लेरिफिकेशन के लिए पूछा था और आपकी इजाजत लेकर बोला था, इसलिए आप लोग कम से कम एक दूसरे के ऊपर ना बोलिए। अरे एक दूसरे के ऊपर मत, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मत करिए ईशान जी, इस तरह से मत करिए। दिस इज नॉट डन। नो ईशान जी, दिस इज नॉट डन। ईशान जी, दिस इज नॉट डन। दिस इज नॉट डन। दिस भैया इनके ऑडियो आउट कर दो, ईशान जी की ऑडियो आउट कर दो। पीसीआर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये रहेगा तो मैं नहीं चला सकता इस तरह से डिबेट। आपको जब आप बोल रहे थे कोई और नहीं बोला था। जी जयराम जी, देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस पार्टी की जग जाहिर हो गई। लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में मीडिया के सामने आकर कहते हैं कसाब ने हेमंत करकरे साहब को, जो शहीद थे, हमारे अधिकारी थे, उनको नहीं मारा। और शशि थरूर भी आकर बयान देते हैं और इस पर सवाल उठाते हैं। क्या यह सीधे सीधे पाकिस्तान को मुंबई हमलों के लिए क्लीन चिट देने की दोबारा कोशिश नहीं हो रही है, जो उस समय भी दिग्विजय सिंह ने किताब लिखवा कर की थी? और वो तो शुक्र है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि कसाब जिंदा पकड़ा गया, नहीं तो उसके पास से आइडेंटिटी कार्ड भी एक हिंदू पहचान की मिली थी और उसने भी मेरी तरह कलावा बांध रखा था। यह पूरा षड्यंत्र पाकिस्तान के साथ मिलकर किसने रचा ताकि हिंदू आतंकवाद को साबित किया जा सके? आज फिर से मणिशंकर अय्यर यही सारी बातें कर रहे हैं और भय दिखा रहे हैं। अरे उस पाकिस्तान का जिसको 2-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके हमने बता दिया कि गोली और बोली साथ में नहीं चल सकती है। जिस प्रकार सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, वैसे ही मणिशंकर अय्यर की स्थिति है। इस बयान से मतलब क्या था? दरअसल ये समझना चाहते हैं, मैं जानना चाह रहा हूं जयराम विप्लव जी, ये क्या कहना चाहते हैं मणिशंकर अय्यर? क्या मणिशंकर अय्यर का एक स्वाभाविक प्रेम है, जैसे हाफिज सईद जी ये कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल जाते हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के भीतर पाकिस्तान को लेकर एक प्रेम है। इनको बड़ा दुख है कि बातचीत क्यों बंद हो गई। इनको आतंकियों से मोहब्बत है, क्योंकि याकूब मेनन से लेकर कसाब के लिए मर्सी पिटीशन साइन करने वाले यही लोग थे। ठीक है, लेकिन ये प्रेम क्यों है? रुकिए, नहीं निखिल जी रुकिए। ये प्रेम क्यों है? ये प्रेम इसलिए है कि पाकिस्तान का जन्मदाता भी कांग्रेस पार्टी ही है। नेहरू जी ने अपनी सत्ता लोलुपता में किस पाकिस्तान के जन्म को स्वीकार किया, भारत विभाजन को स्वीकार किया। महात्मा गांधी जी तक की बात नहीं मानी, जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर भारत के टुकड़े होंगे। ठीक है, ये सत्ता की लोलुपता है। ठीक है, आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया जयराम जी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, को फिर से तोड़ना चाहते। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ईशान जी आ रहे हैं आपके पास, ईशान जी आ रहे हैं आपके पास। इससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बाइट दिखवा देते हैं। दरअसल ये जो बिगड़ जा रहे हैं नेताओं के बोल इस दौरान में, ईशान जी आप इस बात से शायद पता नहीं इत्तेफाक रखें ना रखें कि आप
आप इस बयान के बाद, और जाहिर तौर पर जयराम विप्लव और आप एक दूसरे के ऊपर जो भी वार प्रतिवार करें, लेकिन नुकसान तो कर ही देते हैं आपको कई बार, और खासतौर पर मणिशंकर अय्यर से आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बयान जो है वो दिखा दें कि कांग्रेस के नेता जो कांतिलाल भूरिया है, उन्होंने कांग्रेस के की जिसको कहा जा रहा है कि उन्होंने नीयत की पोल खोल दी, क्या कुछ कहा है उन्होंने सबसे पहले दर्शकों को, आइए आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का, ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा। ठीक है, तो ये बयान इस तरह के दे रहे हैं, कितना नुकसान लोगों को कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन जब महिला सम्मान की बात करते हैं या जब हम देश प्रेम की बात करते हैं तो पाकिस्तान के सपोर्ट में इस तरह का बयान देना, महिलाओं के लिए ये कहना कि भाई 2-2 शादियां कर लेंगे तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस डिबेट को थोड़ा सेट करें। विनोद मिश्रा जी, क्या इस तरह के बयान क्या मायने रखते हैं? क्या ये केवल एक हल्का फुल्का बयान है और ये बिना सोचे समझे दिया गया बयान है इस तरह के? निखिल, मैं आपके सवाल पे आऊँ। ईशान हमारा बहुत जोशीला अभी प्रवक्ता हैं और बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं, मैं तो ईशान की तारीफ करता हूँ जी। लेकिन इसके साथ साथ ईशान भाई एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि डिप्लोमेसी में फॉरेन मिनिस्ट्री की जो कोई लेटर होती है, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए एक्सेलेंसी ही होती है, कोई दुश्मन नहीं होता फॉरेन मिनिस्टर का। और टोकना नहीं चाह रहा था ईशान जी को, लेकिन ये जो नॉर्मल चीज है वो आप जब रखते हैं, ये देखिए हम लोग एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। देखिए ईशान जी, आप सुन लीजिए मेरी बात पहले। आऊंगा ईशान जी, आऊंगा इसके बाद ईशान जी आपके पास आऊंगा। इसके बाद ईशान जी आप ही के पास आऊंगा। ईशान जी आप अपनी बात कह लीजिएगा। ईशान जी आऊंगा आपके पास। ईशान जी आप अपनी बात कह लीजिएगा। ईशान जी धैर्य रखिए, पक्का आऊंगा आपके पास, आप ही के पास आऊंगा। ये चीजें जब एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या मिनिस्ट्री से या फॉरेन मिनिस्ट्री से लेटर लिखा जाता है एक प्राइम मिनिस्टर को, तो कम से कम ये आप एक प्रोटोकॉल को भी हमें समझनी पड़ेगी। इसको एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे बात करने से थोड़ी वो मर्यादा नहीं होती है, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। रही बात आपकी बात, और अभी जयराम जी अपनी अपनी बात को रखेंगे, वो अपना करेंगे अपने तर्क के साथ, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं दूसरी बात करता हूं जो निखिल ने अभी इस बात पे जो अपना दूसरा सवाल उठाया है जी, कि देखिए ये भूरिया साहब जो हैं वो कांतिलाल कोई ऐसा छोटा मोटा नेता नहीं है, मध्य प्रदेश के एक बड़े लीडर हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं यहाँ, और एक कद्दावर नेता है। तो अब अगर वो राहुल गांधी के उस 5 न्याय और 25 गारंटी की वो व्याख्या कर रहे हैं, वो इस बात को लेके लोगों में जाते हैं और लोगों में बताते हैं कि जो हमारा घोषणा पत्र है उसको समझो कि तुम्हारे घर में एक बीवी है तो उसको हम 1 लाख रुपया सीधे उसको मिलेंगे, किसी ने टोका होगा। तो अब उसने कहा कि अगर 2 बीवी है तो उसको 2 लाख मिलेंगे। तो आप जब इस तरह की नैरेटिव देते हैं 4 बीवी होगी तो 4 लाख रुपया आप देंगे, तो सवाल है कि आप अपना जो एक सीरियस नोट पे आप 5 न्याय और 25 गारंटी को ले गए थे, वो उसकी गारंटी का विश्लेषण आपके बड़े नेता किस रूप से कर रहे हैं, ये भी बात एक जाहिर हुई है। दूसरा इसमें कि भाई जनता इस बात को समझती है कि आप जिस तरह बड़े बड़े वादे 25 गारंटी कि इसको 1 लाख, इसको 5 लाख, इसको 7 लाख, ये सारे लाखों का इस जनता को तजुर्बा है। वो जनता आपके इन बातों से कितना गुमराह होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश के लोगों ने ऐसे कई चुनाव राज्यों के देखे हैं जहां गारंटियों की बौछारें हुई थी, नतीजा कुछ भी नहीं आया था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चुनाव में जब आप बात करते हैं एजेंडा पे कौन है, तो ये बात ईशान जी ध्यान रखना होगा कि पहले दिन से आपकी पार्टी ने जो शुरू किया संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये सारा नैरेटिव आपने शुरू किया, उसका जवाब आपको मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने 10 साल के विकसित भारत संकल्प का वो रिपोर्ट कार्ड को लेके जब लोगों के बीच जा रहे थे तो आप संविधान खतरे में बता रहे थे। आप उसमें बता रहे थे कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम एक हुए हैं, हमें एक हो जाना है। अब इसके बाद 2024 के बाद कोई वोट नहीं पड़ेगा। तब फिर आपके नेता कोई शीर्ष नेतृत्व में रहे मणिशंकर अय्यर जब वो डराते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो नहीं तो वो एटम बम फोड़ देगा, तो इसका जवाब तो आपको मिलेगा ना। जी ईशान जी, आपसे इससे पहले कि आप मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं
कि ये जो आपका जिस तरह के ये बयान दिए जा रहे हैं, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? क्योंकि ये कह देना कि हमारी पार्टी के सदस्य हैं और उनके पास कोई पद नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है, सैम पित्रोदा का बयान ये उनका व्यक्तिगत बयान है, चन्नी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन डैमेज तो हो रहा है ना। नहीं देखिए निखिल जी, धरातल पे जब आप चुनाव लड़ते हैं, जब आप मुद्दों का चुनाव लड़ते हैं, जब आप आम जनमानस की आवाज उठाने की बात करते हैं, जब आप आम जनमानस से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनके जो दिनचर्या के डेली के मुद्दे हैं, जब उनको उठाने का काम करते हैं, तो इस तरह का नरेटिव कभी नहीं चलता है। पहली बात तो ये चुनाव में ये सब नहीं होता है, चुनाव एक लोकलाइज्ड होता है। दूसरी बात, हमारे मित्र ने अभी विनोद जी ने बोली कि इस तरह की बहुत गारंटियां आई थी। ये गारंटियां लाने का काम हमने कर्नाटक में किया था, वहां पे सरकार हमारी बनी, लोगों ने हमें चुना। उसके बाद यही गारंटियां लाने का काम हमने तेलंगाना में किया था, फिर वहां हमारी सरकार बनी, लोगों ने वहां हमें पसंद किया, हमारी गारंटियों को पसंद किया, क्योंकि हमारी जो है वो देसी गारंटियां हैं, हमारी चाइनीज गारंटी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी सम्मान की बात करें, सम्मान अगर एक्सीलेंसी लिख के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सम्मान कर रहे हैं, तो सम्मान करने का काम तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। खीर बिरयानी खाने का काम तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, लव लेटर लिखने का काम तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, आईएसआई को देश की धरती पर बुला के जांच करने के लिए पठानकोट में ये काम तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी, मुझे मालूम है, देखिए देश, मेरे जितने आपके सम्मानित व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जयराम विप्लव जी इन सभी समस्याओं पे, इन जो सभी सवाल मैंने उठाए, इन पर जवाब नहीं दे पाएंगे। दरअसल हो ये रहा है जयराम जी, सुन लीजिए, जयराम जी खत्म कर लीजिए, जयराम जी मैं खत्म कर लेने दीजिए जयराम जी, ईशान जी को खत्म कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप अपनी बात, अरे आप अपनी बात याद रखिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, खत्म करिए जल्दी से। जी ईशान जी थोड़ा जल्दी से खत्म करिए। जी मैं आपको बता दूं, 1947 से लेके आज तक कश्मीर पे कभी भी पाकिस्तान का स्टेक नहीं रहा। जब पाकिस्तान कश्मीर में घुसा था 1947 में, उसको खदेड़ने का काम भारत की सरकार ने किया था, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद कश्मीर की ये लोग बात करते हैं, फिर ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहां से बना दिया, फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहां से बना? कश्मीर जी हम मानते हैं कि आज भी भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, हमारी सरकार हम वहां तक चर्चा को नहीं ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात कश्मीर की ये लोग बात करते हैं, कश्मीर घाटी में तो इनका एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, इन्होंने कश्मीर घाटी को नई घाटी बना दिया था। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी भाग गई वहां से? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मत भाई, डरो मत। ठीक है, जवाब जयराम विप्लव वहां पे लेकर आओ कैंडिडेट। ईशान जी जयराम विप्लव जी को जवाब देने दीजिए, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अरे सुन तो लीजिए, कहूंगा, अरे एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि दोनों लोग एक दूसरे के नैरेटिव को बताते रहिए, वो कहें कि वो उनका जवाब दे, वो उनको जवाब दे। जयराम विप्लव चलो जल्दी से समाप्त करिए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अभी अटैकिंग रहती है मीडिया के ऊपर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उठा। इनका प्रवचन हो गया, इनकी आवाज बंद करिए। और अब मैं बोल, ईशान जी बीच में मत बोलिए, अब उनको जवाब देने दीजिए। देखिए आप जब बोल रहे थे, ईशान जी आप बोल रहे थे, मैंने जयराम विप्लव जी को इसीलिए रोका था। 10 बार दोहराने से सच नहीं बदलता। उठा रहे हैं कि अरे भाई आवाज बंद करो ना भाई। निखिल जी अच्छा सुनिए, ये बताइए ईशान जी एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? जयराम विप्लव जी चलिए, जयराम विप्लव जी अपनी बात का जवाब दीजिए। देखिए पूरे देश और पूरे दुनिया के लोग जानते हैं ये गूगल युग है भैया, एआई का समय चल रहा है। एक क्लिक पे सच पता चल जाता है कि सेना को कार्रवाई करने से किसने रोका था। सेना ने 72 घंटे मांगे थे, पीओके भी हमारा ही होता, वो रोकने वाले भी नेहरू जी थे। पाकिस्तान को पैदा करने वाले, उसको स्वीकृति देने वाले, भारत माता की छाती पर तलवार चलाने वाले कौन लोग थे, ये भी भारत की जनता जानती है। और आज जो सच्चाई है, ये जो बिगड़े हुए बोल हैं, ये कह रहे हैं मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं मुद्दे पर बात करते हैं भाई? संपत्ति का एक्सरे करेंगे, मुस्लिमों को बांट देंगे, जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनको बांट देंगे, जिनकी ज्यादा बीवियां होंगी उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये सारे विषय ये कहीं नहीं फिर बीच में बोल रहे हैं किसी भी मुसलमान। निखिल जी आप ठीक है, मैं इस चर्चा को विराम दूंगा, मैं इस चर्चा को विराम दूंगा, क्योंकि आप दोनों लोग एक दूसरे को सुनने को राजी नहीं है। ठीक है, मैं इस चर्चा को विराम दूंगा फिलहाल। बहुत शुक्रिया आपका जयराम विप्लव जी, आपका भी।
और ईशान जी, विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से मिशन 2024 के लिए सभी पार्टियों का जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर है। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी